हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको 5000 प्रश्नों की एक सीरीज़ कराएंगे जिसमें प्रत्येक दिन हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो उस सीरीज़ का हमारा सेकंड पार्ट आ गया है जिसमें आज हम फिर से 50 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। करते हैं प्रारंभ कि क्या प्रश्न है आज के। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं उनको प्राप्त है, ये हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो केवल भारतीयों को मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं, वे एक कौन सा है, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो ये है हमारे पास 15, 16, 19, 29, 30। इस प्रकार हम देख सकते हैं इसमें कौन सा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ये हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि 15 भी है, 16 भी है, 19 भी है। ठीक, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा स्टेटमेंट, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तीसरा, राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो इसका बताना है उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इसमें गलत कथन बताना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए होती है। ठीक है, 35 वर्ष किसके लिए होती है, राष्ट्रपति और जो हमारा राज्यपाल होता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और स्थानीय जो चुनाव होता है उसके लिए 21 वर्ष। जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में या स्थानीय निकायों में वोटर की जो आयु होती है किसी भी, वो 18 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार याद रख सकते हैं अपन कि 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल की, 30 वर्ष राज्यसभा की, 25 वर्ष लोकसभा की एवं विधानसभा की। ठीक है, 21 वर्ष स्थानीय चुनाव की, 18 वर्ष जो वोटर की होती है वोट डालने के लिए हैं। इस राज्यसभा स्थायी सदन है। तीसरा स्टेटमेंट, ये सही बात है, स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य, 1/4 नहीं 1/3, कितना, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इसका क्या आंसर हो जाता, डी, सारे गलत। अगला प्रश्न है हमारे पास, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन ए है 14 दिन, ऑप्शन बी है 30 दिन, ऑप्शन सी है 60 दिन, ऑप्शन डी है 90 दिन। तो इसमें केवल 14 दिन रोक सकती है। कितने, 14 दिन। जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। लेकिन जो साधारण विधेयक कितना होता, उनको 3 माह प्रारंभ में, ठीक है, और कितना, 3 माह प्रारंभ में प्लस 1 माह बाद को। इस प्रकार तीसरे का आंसर है हमारा 14 दिन, ऑप्शन ए। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा स्टेटमेंट है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो बताना है उपरोक्त कथन में कौन सा सही है। ठीक है, तो इसके जो न्यूनतम आयु है उसकी न्यूनतम आयु का कोई वर्णन नहीं किया गया है। हाँ, अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इसमें दूसरा गलत हो जाता है, पहला सही है। उच्च न्यायालय, अगर यहीं उच्चतम न्यायालय होता तो ये कितना हो जाता, 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, और वो कायम है किसी भी राज्य क्षेत्र के, जो राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय है उसमें, हाई कोर्ट में। पहला इसका आंसर सही हो जाता है।
वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर भीतर होना चाहिए? जो संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर पारित हो जाना चाहिए, मतलब अनुमोदित हो जाना चाहिए। कौन सा है? वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात के लिए कितना होता है? 2 माह। और जो राष्ट्रीय आपात होता है उसके लिए भी 2 माह। ठीक, राष्ट्रपति शासन के लिए भी 2 माह और राष्ट्रीय आपात के लिए 1 माह के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। छठा, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? ठीक, छठे का बताना है हमें। तो इसका लाया गया था 1963 में। 1963 में जब कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि जब जो लोकसभा है, लोकसभा में ये पारित हो जाता है तो इसका तात्पर्य होता है कि जो मंत्री परिषद है या मंत्रिमंडल है उसके प्रति अविश्वास व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही लाइन होती है, यह सदन सरकार में अविश्वास रखता है। ठीक, इतना सा लिखा होता है इसमें। 7वां, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद किस में किया गया है? 37 में। उसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा भी लागू नहीं करवाया जा सकता है। और मैं बात करूं मौलिक अधिकारों की, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वे क्या हैं? हमारे प्रवर्तनीय हैं। ठीक है, वो क्या है? प्रवर्तनीय है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय। और बात करता हूँ मैं किसकी? जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी अप्रवर्तनीय हैं। ठीक है, अप्रवर्तनीय से तात्पर्य होता है कि उन्हें आप न्यायालय में जाकर भी लागू नहीं करा सकते हैं। अगला है 1 मिनट। अगला प्रश्न है हमारे पास, चलेया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, जो चलेया समिति थी उसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका हो जाता है हमारे पास 1991 ईस्वी। ठीक है, 1991 ईस्वी। काय से संबंधित थी ये? जो अर्थव्यवस्था से। ठीक है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? ठीक है, जो कोको क्या होता है? कॉफ़ी। ठीक है, उसका बताना है हमें। या फिर चमड़ा उत्पादन एक ही रंग से प्रदर्शित करते हैं तो वो कौन सा है? भूरी क्रांति। कौन सी हो जाती है? भूरी क्रांति। 10वें का है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है। ठीक, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, मतलब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हॉट मनी। क्या? हॉट मनी। जैसे डॉलर हुआ, डॉलर भी क्या कहलाता है? हॉट मनी। ठीक है, भारत के संदर्भ में। 11वां प्रश्न, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो FRP है अनुमोदित करता है? कौन करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। जो कैबिनेट समिति होती है उसको अनुमोदित करती है कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष अनुमोदित होता है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है इसका? डी। पूछो क्यों? क्योंकि जो जितने भी आंदोलन हुए थे गांधी युग में, उसमें जो सरकारी उपकरण थे उनको प्रयोग करने से मना किया गया था। और जो सरकारी नौकरियां थी उन पर भी रहने से, मतलब क्या दिया गया था उन्हें कि यह निर्देश दिया गया था कि आप सरकारी नौकरी को छोड़ दीजिए। इस प्रकार सरकारी पदों का त्याग भी था, विदेशी माल का बहिष्कार भी किया था, होलियां जलाई गई थी कपड़ों की और अन्य चीज़ों की, वस्तुओं की, अदालतों का बहिष्कार किया गया था वकीलों द्वारा। इस प्रकार हो जाता है इसका डी आंसर।
दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? जो दांडी मार्च था उसकी समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो इसका हो जाता है हमारे पास 6 अप्रैल 1930, 24 दिन में समाप्त हुई थी। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही 1 मिनट। जो गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 23 मार्च 1942 क्या है? गलत है। ठीक, ये गलत है। 23 मार्च 1942 नहीं था ये। ये कितना था हमारा? अगस्त में था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? ये बताना हमें। जो आज़ाद हिंद फौज है उसके साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर 1943, ऑप्शन बी है 21 अक्टूबर 1943, ऑप्शन सी है 6 नवंबर 1943, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाता है हमारा? 21 अक्टूबर को उन्होंने क्या की थी? सिंगापुर में स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना। अस्थायी सरकार से तात्पर्य होता है कि उसको अभी जिस देश की सरकार या जिस क्षेत्र की सरकार बनाई गई है उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, किंतु जो बनाने वाला है उसने यह घोषणा कर दी है कि हमने उस क्षेत्र के लिए अपनी एक अस्थायी सरकार अनुमोदित की है या बनाई है। आधुनिक भारत के इतिहास में कई बार मिलता है, जैसे मास्टर साहब के नाम से भी एक जाने जाते हैं, उनसे भी मिलता है। ये क्या हो रहा है? 1 मिनट। 16वां प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। जो सती प्रथा थी मतलब किसी पति के मर जाने के बाद उसकी पत्नी को भी चिता पर जला दिया जाता था, तो इसका उन्मूलन कब किया गया था? तो 1829 के नियम 17 के द्वारा। ठीक है, इसके किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन द्वारा। राजा राम मोहन ने किससे सिफारिश की थी? जो ब्रिटिश गवर्नर था। 17वां, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? जो वहाबी आंदोलन था उसको कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? ठीक, 17वें का बताना है। इसका लॉर्ड एल्गिन प्रथम। कौन था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? जो हम देखते हैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास में, तो उसमें हमें मिलता है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, तो बताना है इसमें कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है पाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी है पल्लव, ऑप्शन डी है प्रतिहार। तो ये किन किन के मध्य होता था? जो पाल थे, बंगाल क्षेत्र में पाल थे, ठीक है, उनके मध्य, और जो द्रविड़ भारत में थे राष्ट्रकूटों के मध्य और प्रतिहारों के मध्य। ठीक है, तो ये केवल पल्लव इसमें शामिल नहीं थे। 19वां, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों को सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? ठीक है, ये बताना हमें। जो सिंधु घाटी सभ्यता से मृतक थे उनको दफनाए जाते थे तो उनकी दिशा मतलब उनका सिर किस दिशा में होता था। ठीक, तो इसका उत्तर है नहीं, उत्तर दक्षिण की। आज भी भारतीय परंपरा में जो हिंदुओं का शब्द होता है या फिर उसमें भी चिता को ठीक इसी दिशा में रखते हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा में। 20वां, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो ये चतुर्थ किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 21वां, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? जो महावीर स्वामी थे उनको किस नदी पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो ये हुई थी
रिजुपालिका नदी पर, है ना। और बौद्ध जी को, गौतम बुद्ध को जो पीपल वृक्ष के नीचे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है कच्चायन, ऑप्शन बी है संजय बेलंटीपुत्र, ऑप्शन सी है मकलीपुत्र, ऑप्शन डी है पूर्ण कश्यप। ठीक है, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हमें बताने हैं, तो ये कौन थे? मकलीपुत्र गोसाल, मकलीपुत्र गोसाल, है नी। 23वां, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? जो मुगल शासक बताना है किसके स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा शाहजहाँ के, क्योंकि इसने जो मतलब ताजमहल भी इसी ने ही बनवाया, और जो संगमरमर का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था इसी के द्वारा, और जाली का भी प्रयोग, जो संगमरमर की जाली थी उसमें बेदनी द्वारा आकार देकर उसको भी इसी ने चलाया था, जिस वजह से क्या कहा जाता है इसके काल को? स्थापत्य काल का स्वर्णिम युग। मुगल काल में महोत्सव कौन था? मुगल काल में जो महोत्सव था वो कौन था? तो महोत्सव ये केवल आचरण अधिकारी होते थे, आचरण अधिकारी। ठीक, मतलब किस प्रकार का आचार व्यवहार करना चाहिए। दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था? जो दीवान अर्ज था वो किस विभाग से संबंधित था? तो ये सैन्य विभाग से। ये हमने जो पहली वीडियो बनाई हुई है 50 प्रश्नों की इसी सीरीज से, उसमें बताया गया है। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? जो वसावन हैं और दसवंत हैं वो एक चित्रकार थे, किस के दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे अकबर के अकबर के दरबार में रहते थे। 27 का निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नरोरा उत्तर प्रदेश, कुडनकुलन कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। ये स्थान के नाम दिए हैं, और इधर राज्य। ये स्थान कौन से हैं? जो परमाणु विद्युत गृह हैं, मतलब परमाणु के माध्यम से जहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो बताना इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो नरोरा उत्तर प्रदेश में ये सही है, कुडनकुलन ये कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, ये कर्नाटक में नहीं है, काकरापारा गुजरात में ही है, तारापुर महाराष्ट्र में ही है। इस प्रकार बी आंसर इसका सही हो जाता है नहीं, क्योंकि इसमें क्या पूछा था? सुमेलित नहीं है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? जो 38वीं समानांतर रेखा मतलब अक्षांश रेखा हमने बात की हुई है इन पर, वो किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के। ठीक है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के। फिर अगर किसी मतलब पूछा जाए तो 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसे कह सकते हैं हम कि थोड़ा इसमें मिस्टेक है, क्योंकि समानांतर रेखाओं की एक विशेषता होती है कि ये सदैव नॉर्थ या साउथ, उत्तर या दक्षिण, इनके पीछे लिखा होता है। ऐसे तो नॉर्थ भी हो सकता था। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? जो अच्छा ईंधन होता है उसका गुण नहीं है। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ये सही है, उच्च होना चाहिए। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये गलत हो जाता। और इसमें पूछा गया क्या है? गुण नहीं है, तो यही सही हो जाता हमारा बी, है नी, क्योंकि ये अच्छा गुण नहीं है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। इनमें से सभी, तो इसका बी, सी भी सही हो जाता है हमारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये निम्न सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विटामिन B7, अच्छा विटामिन B12, ऐसा मान के चलते हैं कि हमें विटामिन B7 का पता नहीं है, और शायद मुझे भी नहीं पता है इस चीज़ का। तो विटामिन के से मैं देख सकता हूँ, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए होता है, तो विटामिन के रक्त का थक्का हो गया। विटामिन B12 बालों का झड़ना हो गया, नहीं, ये पर्णाशी अरक्तता होना होता है।
और विटामिन ई बांझपन होता है। तो विटामिन B7 बालों का झड़ना, ठीक है। तो विटामिन B7 की कमी के कारण क्या होता है, बालों का झड़ना। देख लेते हैं क्या, ए का हो गया हमारे पास 3, ए का 3। अच्छा, अभी हमारे पास ए और बी के चांसेस हैं। और बी का हो गया ए, बी का ए, इस प्रकार ए आंसर हो जाता है इसका। C4 है, ठीक है। विटामिन ई बांझपन उत्पन्न होना, विटामिन के बाल जो रक्त का थक्का जमने के लिए 2, तो ए आंसर हो जाता है इसका। इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये प्रश्न विटामिन से संबंधित। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, जो तारे होते हैं उनके मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, ठीक है। स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। तो इसका क्या होता है, गैलेक्टिक इकाई। काय में नापते हैं, गैलेक्टिक इकाई में है। सबसे बड़ी जो दूरी का मात्रक होता क्या होता है, पारसेक, ठीक है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। ए, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, ब्रेन ट्यूमर, घेंगा। 32 का हो जाता है वर्णांधता, मतलब कलर विजन जो हो जाता है। 33वां, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें पाया जाता है। यह निम्न में से किसका वहन करता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन। जो रक्त में घुली ऑक्सीजन होती है उसको सभी जगह पहुंचाता है। अशुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हो। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। ये कहा गया है कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था, माना कोई वस्तु है या मतलब कोई पदार्थ है वो द्रव में है, पानी ले लेते हैं, पानी है, उसको वाष्प में बदलने के लिए या दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, ये गुप्त ऊष्मा है। नहीं, जैसे हम पानी को ज़्यादा हीट देते रहेंगे तो वो एक स्थिति ऐसी आएगी, भाप में बदलने लगेगी। तो जब वो भाप में बदलने लगती है उस समय जो दी जा रही ऊष्मा है उसको क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा। या ऐसा समझ सकते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा को क्या कहा जाता है, उसकी गुप्त ऊष्मा। और विशिष्ट ऊष्मा का क्या कार्य होता है, उसके अणुओं के मध्य गति को बढ़ा देना। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ये पाया जाता है जीव द्रव्य, जो हमारी कोशिका होती है, सेल होती है, उसके जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, मछली का तेल, पालक, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, डी आम। तो इसका क्या है, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ठीक है। विटामिन ई के लिए अच्छा माने जाते हैं ये, और बी के लिए भी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये मात्रक दिए हुए हैं और ये क्या दी गई हैं, उनके जो जिनके मात्रक हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक, पावर का मात्रक वाट होता है। इस प्रकार क्या है, ए का 4 देख लेते हैं। अच्छा, ए का 4, अभी बी और डी बने हुए हैं। बी का विद्युत प्रवाह का क्या हो जाता है, ए, बी का 2, मतलब एम्पियर 1 पे ही है ना विद्युत प्रवाह का, तो इस प्रकार बी आंसर हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध का क्या हो गया ओम, पावर का एम्पियर, विद्युत प्रवाह का एम्पियर, पावर का वाट और बल का न्यूटन। अगला प्रश्न है, धातुओं में सबसे कम घनत्व
वाला तत्व कौन सा है? जो सबसे कम घनत्व होता है वो किस धातु का होता है? इसका सोडियम, लिथियम, पारा, कॉपर। सोडियम का भी होता है, मुलायम धातु होती है। पारा का तो बहुत ज़्यादा घनत्व होता है, 16 गुना होता है जल की अपेक्षा। कॉपर तो कुछ ठोस है, उसका भी घनत्व ज़्यादा होता है। इस प्रकार कौन सा बचता है? लिथियम। तो लिथियम क्या हो जाता है इसका सही आंसर? लिथियम का घनत्व कम होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब सही है, सही है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और उसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक कृत्रिम बहुलक है। कृत्रिम तो गलत है, डायरेक्ट प्राकृतिक रबर ही दे रखा है ऊपर। यह एक बहुलक नहीं है, ये भी गलत है। बहुलक है, पॉलीमर है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। लोचदार तो होते हैं, यह प्राकृतिक बहुलक है, ये इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। गलत। ठीक है, इस प्रकार के आंसर हो जाता है इसका। लोचदार से मतलब होता है इसमें खिंचाव हो सकता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो इसकी कौन सा करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी रासायनिक गुण उस तत्व का। देवप्रयाग, जो देवप्रयाग है किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए मतलब भागीरथी अलकनंदा, ऑप्शन बी है अलकनंदा मंदाकिनी, ऑप्शन सी गंगा अलकनंदा, ऑप्शन डी अलकनंदा और मंदाकिनी। तो इसमें बताना है हमें कौन सा सही है। ठीक है, तो ये भागीरथी और अलकनंदा के जो संगम है उस पर देवप्रयाग स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका मध्य प्रदेश से। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, कितनी होगी? 8। 4 तो ये हो गई, झारखंड मतलब मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थल, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव वन। 43 का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। उष्णकटिबंधीय वन ये कहाँ पाए जाते हैं? जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, जैसे ये पृथ्वी है 0 डिग्री, यहाँ पर संवहन वर्षा होती है। संवहन ये वर्षा होती है तो प्रत्येक दोपहर 2 बजे के बाद रोजाना वर्षा होती है, तो जिस वजह से क्या हो जाता है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये दे रखे हैं स्थान और मध्य राज्य दिए हुए हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मध्य प्रदेश। बी रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा। ठीक है, बताना है। तो इसमें रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गलत है, ये गुजरात में नहीं है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, अग्लुहास। इन्होंने कहा कि शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो इसका मतलब उष्ण गर्म जलधारा है ना। तो इसका कौन सी है? अग्लुहास की धारा। हम्बोल्ट की क्या होती है? ठंडी धारा। हम्बोल्ट की ठंडी धारा। लेब्राडोर की भी कहलाती है हमारी ठंडी धारा, और जो बेंगुएला है वो भी ठंडी धारा। ठीक है, ये अफ्रीका के तट पर चलती है। और पेरू की धारा भी कैसी है हमारी? ठंडी धारा। और जो ब्राज़ील की धारा है वो गर्म धारा है, ब्राज़ील की गर्म धारा। गल्फ स्ट्रीम वो भी गर्म धारा है। ठीक है, और बस इतना ही। किनारी जो है ठंडी है, किनारी धारा ठंडी है। लेब्राडोर की भी ठंडी धारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ये क्या पूछा गया है? दक्षिण भारत की गंगा है नहीं।
ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है वेगई, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इसका और सही आंसर हो जाता है कावेरी नदी। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, गोदावरी भी दक्षिण की जो दक्षिण की गंगा है वो गोदावरी कहलाती, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कौन सी कहलाती है? वो कावेरी। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, एक तो होगी दक्षिण की गंगा, ठीक है, तो वो कहलाएगी हमारी गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी कहलाएगी? कावेरी। याद रखना इस बात को। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर जो अग्नि वलय है किस लिए जाना जाता है? वहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं, सही है। ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तूफान से कोई संबंध नहीं, जंगल की आग से कोई संबंध नहीं, इसलिए क्या आंसर हो जाता है? 1 और 2, ठीक है। यहाँ भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी, क्योंकि यहाँ क्या है, अभी सारी प्लेट किनारा है। जो प्रशांत महासागर होया और ये महाद्वीपीय हैं, महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, तो ये क्या है, अभिसरित हो रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पर अत्यधिक ज्वालामुखी और भूकंप का उत्पन्न होना एक सामान्य घटना बन जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? टकलामकान चीन, थार भारत, अटाकामा चिली, गिब्सन अफ्रीका। तो इसका कौन सा गलत है? गिब्सन, ये गलत है। गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, ठीक है, इन्हें याद रखना। टकलामकान चीन में है, थार में जो है वो भारत में है, अटाकामा चिली में है। चिली कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, मतलब अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। 49वां प्रश्न है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों व्यक्तियों का होना। ऑप्शन बी, श्रमिकों व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना। ऑप्शन सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। उपयुक्त डी, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान, जैसे कोई व्यवसाय और रोजगार परिवर्तन हो रहा है तो उस दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, मतलब उसका रोजगार परिवर्तन हो रहा है तो वो उस समय क्या हो गया है, क्या बेरोजगार हो गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता? सी। देख सकते हैं, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती? जहाँ पर सभी को रोजगार तो मिलता है किंतु वो अपनी ऊर्जा का पूर्ण दोहन नहीं कर पाते हैं। जैसे मान के चल लो कोई 10 बीघे का खेत है और उसमें 10 जने कार्य कर रहे हैं, ठीक, वे कार्य तो कर रहे हैं किंतु उस 10 बीघे के खेत में मान के चलते हैं कि 7 जनों के कार्य है, 7 जने उसको अपनी पूरी क्षमता के दोहन कर पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो तीन व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं तो वो उनके लिए क्या हो गया? प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी रोजगार प्राप्त है। तो ये कहलाती है हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में तो कई बार पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो ये भी सही है, जो अनुमोदित करता है इसे कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, ये भी सही है। होता क्या है ये, मतलब किसी वर्ष के फसल के उत्पादन से पहले ही उसका जो न्यूनतम मूल्य होता है सरकार उसको निर्धारित कर देती है। तो इस प्रकार किसान उससे अधिक ही मूल्य पर फसलों को बेच सकते हैं। अगर उससे कम मूल्य मिलता है तो वो सरकार को बेची जा सकती हैं। इसको प्रत्येक वर्ष अनुमोदित किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाता है हमारे पास?
सी। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाता है। इस प्रकार हमने 50 प्रश्नों को पूर्ण कर लिया है। जैसे हमने शुरुआत में पहली वीडियो में बताया है कि 50 प्रश्नों को हल करने के बाद हम कुछ फैक्ट शीट के माध्यम से आपको तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध कराएंगे, इसलिए हम चलते हैं उसके तरफ। तो स्मरणीय तथ्य आ गए हैं। ये प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक हैं। जो भारतीय दर्शन है, षड दर्शन है और वैदिक दर्शन है, तो उनका इसमें दर्शन दिया हुआ है और प्रवर्तक। योग के कौन है? पतंजलि। न्याय गौतम, ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये अन्य है। सांख्य कपिल हैं। चारवाक हैं। वैशेषिक कणाद है। चारवाक को भौतिकवादी दर्शन भी कह दिया जाता है। ये सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। उत्तर मीमांसा को याद कर सकते हैं कि उत्तर है तो बाद में है, बाद में मतलब बादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी। और न्याय तो जानते हैं गौतम। ठीक है, सबसे पुराना कौन से है? सांख्य, सबसे पुराना सांख्य। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के समकक्ष कौन सा दर्शन है, तो वो भी सांख्य दर्शन है। ये कई बार पूछे गए प्रश्न है स्टेट PCS, SI, बिहार SI में ये दिए हैं। फिर विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। अजीपक के कौन थे? मखलीपुत्र घोषाल, ये तो हमने प्रश्न भी किया है आज। मखलीपुत्र घोषाल। अनिश्चयवादी संजय बैटलीपुत्र। अनिश्चयवादी में क्या होता कि अगर पूछा जाए किसी व्यक्ति से भगवान है तो वो कहेगा कि मुझे मालूम नहीं है या नहीं है, इस पर मैं निश्चित नहीं हूँ। भौतिकवादी पकुद्कच्चायन। ठीक है, भौतिकवादी दर्शन कौन सा है? पकुद्कच्चायन। घोर ऐक्यर्यवादी पूर्ण कश्यप। घोर ऐक्यर्यवादी पूर्ण कश्यप है। तो आज हमने ये इस प्रकार आज हमने अपने 50 प्रश्नों को हल कर लिया है और इससे प्राप्त फैक्ट शीट को भी हम पूर्ण कर चुके हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए हमारे साथ बने रहें और अधिक से अधिक दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको इसी प्रकार ऐसे ऐसे प्रश्न प्रोवाइड कराते रहें। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।